हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, डांसिंग रेजोनेंस, इन सब के बारे में पढ़ा था और ब्रेड्स रूल देखा था, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में देखा था। तो आगे और छोटे छोटे से 3 टॉपिक हम देखने वाले हैं आज। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। चलिए बच्चों, बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको एचओएच भी कह देते हैं, सिंपल। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि जब भी किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of an unsaturated hydrocarbon amount of energy released when 1 mole of an unsaturated hydrocarbon is completely hydrogenated. Completely hydrogenated। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्लस इसमें H2 ऐड करता हूं NiPD की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है जी। तो यहां पे ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कह देते हैं एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहां पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये मान लीजिए मेरे पास एक अल्कीन है, इथीन। इसका हाइड्रोजनेशन हमने कराया तो ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहां पे एक एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा है और 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 CH बॉन्ड जो है उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ रहा है इसके लिए हमें। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब पॉइंट है कि सर हम एचओएच कंपेयर कैसे करें। तो इसमें हमें एक बात समझनी होगी। देखिए, जो अल्कीन खुद ज्यादा स्टेबल होगी वो हाइड्रोजन की तरफ कम रिएक्टिव होगी। मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूं। मोर स्टेबल will be the alkene, less reactive towards हाइड्रोजनेशन। और यदि हाइड्रोजनेशन ही नहीं होगा तो फिर उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम होगा। मतलब जब भी मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना होगा, हाउ टू कंपेयर एचओएच
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहली चीज देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है जी, एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, दिखाऊंगा आगे। एक्सेप्ट एरोमेटिसिटी, यदि पाई बॉन्ड सेम आ जाए। सेकंड, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, देन HOH directly proportional to, sorry, inversely proportional to stability of alkene। पहली चीज आपको देखनी है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। और मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि जो कैटलिस्ट है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए ये समझिए क्यों नहीं करता। एक मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से दिखाता हूं, एनर्जी डायग्राम से दिखाता हूं। ये मेरे पास एक एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहां पे मैं एनर्जी दिखा रहा हूं और यहां पे मैं रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए कोई अल्कीन है यहां पे, और ये हाइड्रोजनेट होके अल्केन में बदल जा रही है। ये अल्कीन है, ये अल्केन में बदल जा रही है। अब ये जो गैप है ये HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट क्या कर देगा, एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथ दे देगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यदि बनाऊंगा तो वो कुछ दूसरा ऐसा पाथ दे देगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। क्या HOH पे कोई फर्क पड़ा? HOH तो क्या है, जो अल्केन की एनर्जी है और जो अल्कीन की एनर्जी का डिफरेंस है वही HOH है। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही हमने लिखा कि कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे कंपेयर HOH कुछ क्वेश्चंस में। कंपेयर HOH, पहला क्वेश्चन है, एक मैंने ले लिया इथीन और एक ले लिया इथाइन। तो बच्चों सबसे पहले हमने सिखाया कि आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने हैं। तो इथाइन में पाई बॉन्ड 2 है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो HOH ज्यादा। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक हमने ले लिया प्रोपीन, एक ले लिया इथीन। इस बार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। फिर देखूंगा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए अल्कीन में देखने अल्फा एच, इसमें भाई 3 अल्फा एच है, इसमें 0 अल्फा एच है। तो यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 1 ग्रेटर देन 2, एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक मैंने साइक्लोहेक्सीन ले लिया, एक 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन ले लिया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है दोनों में एक एक। तो फिर मैं देखूंगा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए मैं देखूंगा नंबर ऑफ अल्फा एच। तो ये दोनों अल्फा पोजीशन, इसमें ये अल्फा 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 अल्फा, तो इसमें तो 4 अल्फा एच है और इसमें 10 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी 2 ग्रेटर देन 1, तो HOH 1 ग्रेटर देन 2। फोर्थ देखिए बच्चों, एक मैंने इस तरह का कोई अल्कीन लिया और एक मैंने इस तरह का कोई अल्कीन लिया।
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भैया फर्स्ट में ज्यादा है तो एचओएच भी इसका ज्यादा होगा। एक और हम एग्जांपल ले लें। एक इस तरह का अल्कीन आपको दिया हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर हैं, दो पाई बॉन्ड। अल्फा एच देखें बच्चों, अल्फा अल्फा और बाहर वाले 4 अल्फा, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 4 16 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें भाई 2 4, अब यहां पे ये दो दो हो जाएंगे, 2 2 2 2, तो यहां हो गए 12 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी यदि आप देखोगे तो स्टेबिलिटी 1 ग्रेटर देन 2, तो HOH 2 ग्रेटर देन 1। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मैंने एक ले लिया साइक्लोहेक्सीन, एक ले लिया साइक्लोहेक्साडाइइन, एक ले लिया साइक्लोहेक्साट्राइइन। तो बच्चों यदि मैं इसमें बात करूं एक्सपेक्टेड एचओएच, तो भाई यही होना चाहिए कि जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेंगे तो एचओएच बढ़ेगा। लेकिन याद करो ये एरोमेटिक वाला केस है और मैंने कहा था उसमें कुछ गड़बड़ होता है और आपको पीछे इनकी वैल्यूज भी लिखाई थी, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमें मिली उसमें 231 आंसर मिला। इसकी वैल्यू हमने लिखाई थी -28.6 किलो जूल पर मोल, इसकी लिखाई थी -52.7 किलो जूल पर मोल, इसकी लिखाई थी -49 किलो जूल पर मोल। तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी की फॉर्म में बाहर रिलीज हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड ऑर्डर सही होता है, तो यही ऑर्डर में ध्यान रखना है। और ये गड़बड़ क्यों हुआ? ये एरोमेटिसिटी की वजह से गड़बड़ हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और एक हम ले लेते हैं 135 ट्राई मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर हैं, स्टेबिलिटी जब आप देखोगे तो भाई एक एरोमेटिक है और दूसरा एरोमेटिक नहीं है, तो 1 ग्रेटर देन 2, तो HOH उल्टा हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। एक और एग्जांपल की यदि हम बात करें, एक ऐसा है और एक ऐसा है। बच्चों ये वाला कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशंस पर है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। और ये आइसोलेटेड अल्कीन है। आइसोलेटेड अल्कीन है। तो भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो 2 ग्रेटर देन 1, तो वही HOH उल्टा हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। तो ये HOH का ऑर्डर हमें मिला। यदि मैं एक ले लूं सिस 2 ब्यूटीन और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो यहां भी दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रांस अल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन, बल्कि ग्रुप दूर दूर है, रिपल्शन कम है। तो स्टेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस, तो HOH की यदि हम बात करें तो सिस ग्रेटर देन ट्रांस। तो सिस 2 ब्यूटीन हैज मोर HOH देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। एक और देखते हैं बच्चों, देखिए इस तरह का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो जी लास्ट वाले में तो सबसे ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो हम यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो फोर्थ, फिर ये वाई कॉन्जुगेटेड है और ये आइसोलेटेड है, 3 2 1, लेकिन ये एरोमेटिक वाला केस है तो इसकी एचओएच 2 वाले से कम हो जाएगी। और इन दोनों में भी यदि मैं एचओएच का ऑर्डर निकालूं तो 3 और 2 आगे आएंगे, और इसमें भी जो कम स्टेबल है वो आगे आएगा, तो 2 3 फिर 4 और फिर 1। तो ये बड़ा स्पेशल एग्जांपल है बच्चों, एरोमेटिसिटी की वजह से 3 डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड वाले की एचओएच ज्यादा होता है। तो ये हमने बात की भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के बारे से पहले मैं आपको थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। देखिए मैं क्या कहता हूं कि एक 3 मेंबर की रिंग है, एक 4 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है। तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा, एज साइज ऑफ रिंग इंक्रीजेस, एंगल स्ट्रेन decreases. And what is angle strain? Angle strain is difference between the actual angle and ideal angle. Difference between actual angle and ideal angle. जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होता जाएगा। तो ये हमने एंगल स्ट्रेन की बात की। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं, हीट ऑफ कंबशन, शॉर्ट में बोल देते हैं HOC, हीट ऑफ कंबशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो उसको हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड undergoes कंप्लीट कंबशन। जब किसी एक मोल कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन हो जाए। अब देखिए समझिए, जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया CO प्लस H2O, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यदि हाइड्रोकार्बन के कंबशन से प्रोडक्ट ये बने तो आप समझ जाना कि हाँ ये कंप्लीट कंबशन है। तो कंबशन के बाद आपके पास प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनने चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये होगा। हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं बोलता हूं ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H कंबशन, ये हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ खास बातें जो हमें यूज आएंगी, हाउ टू कंपेयर HOH, हाउ टू कंपेयर HOH।
पहली बात, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो एचओएच बढ़ेगा। एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एचओसी की बात कर रहे हैं, ऊपर भी गड़बड़ लिख दिया बच्चों। HOC heat of combustion directly proportional to number of carbons। जब कार्बन सेम आ जाए तो फिर आप स्टेबिलिटी देखें। इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर इक्वल देन heat of combustion इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। भाई जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी खुद की एनर्जी कम होगी, खुद की एनर्जी कम होगी तो बर्न होने के बाद रिलीज भी एनर्जी कम करेगा। थर्ड, जो ब्रांच्ड चेन अल्केन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कंबशन जो है वो लीनियर चेन अल्केन का ज्यादा आसानी से होता है। तो ये बात भी मैं लिख देता हूं, ब्रांच्ड चेन alkenes are more stable than linear chain alkenes। देखो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक 5 कार्बन की सीधी चेन, फिर एक ब्रांचिंग कर दी और फिर हमने दो दो ब्रांचिंग कर दी। हमें कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबशन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन, फिर देखना है स्टेबिलिटी। तो यहां पे हम यदि बात करें, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, स्टेबिलिटी के लिए अल्फा एच देखें तो ये 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा एच, 3 2 5 और एक 6 अल्फा एच, 2 और 2 4 अल्फा एच। स्टेबिलिटी जो है इधर से इधर जाने में स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। एक और एग्जांपल देखें। तो भाई इसमें ज्यादा रेजोनेंस है फर्स्ट वाले में, सेकंड में कम है और तीसरे में रेजोनेंस ही नहीं है। तो मैं देखूंगा कि इधर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा लेफ्ट टू राइट जाने में, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगा तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। हम एक और एग्जांपल की बात करें। ऐसे दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं।
बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और इसमें एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम आ गया, तो मैं बोल दूंगा ये नॉन एरोमेटिक है और इसमें एक रिंग एंटी एरोमेटिक आ गई, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। और देखिए मैंने एक 2 कार्बन का लिया, एक 3 का लिया, एक 4 का लिया, एक 5 का लिया, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कार्बन बढ़ेगा तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। यहाँ पे भाई 5 कार्बन, इन दोनों में 4 कार्बन, ये सिस है, ये ट्रांस है, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका HOS कम होता है, तो ये लेस स्टेबल, इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, तो 1 2 3 विल बी आवर आंसर। यदि मैं बात करूं इस तरह का कोई एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 8 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा। एक और तरीके से पूछ लिया जाता है, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एक 3 की रिंग है और एक 3 की चेन है, तो यहां पे क्या होगा कि भाई इसमें तो स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, इसमें नो एंगल स्ट्रेन, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा तो भाई सीधी बात है यहाँ पे जो हीट ऑफ कंबशन है वो भी ज्यादा होगा, लेस स्टेबल, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। ये हमने ले लिया एक 5 मेंबर की रिंग, एक 3 की, तो इधर से इधर जाने में एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, इंक्रीज इन एंगल स्ट्रेन, तो जितना एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा उतना हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन ज्यादा होगा। ये समझिए यहाँ पे टोटल की यदि बात करूं तो 5 वाले की ज्यादा है, लेकिन पर कार्बन यदि बात करूं, इंक्रीज इन HOC पर कार्बन, तो HOC पर कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें जो स्ट्रेंड कार्बन है वो एक ही कार्बन है, ये एक sp2 तो बाहर है, ये वाला स्ट्रेंड है,
और इसमें दो दो sp2 स्ट्रेंड है, और यहां भी दो दो sp2 कार्बन स्ट्रेंड है। तो इसमें तो लिस्ट स्ट्रेन हो गया। अब जब इनमें स्ट्रेन बराबर हो गया तो फिर मुझे देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी। तो इसमें 5 अल्फा एच है और इसमें 1 अल्फा एच है, तो सबसे कम तो हो गया फर्स्ट। स्टेबिलिटी की यदि हम बात कर लें तो 231, तो हीट ऑफ कंबशन जो हो जाएगा यहां पे 132। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा हीट ऑफ कंबशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बड़ी ध्यान से समझना होगा। मैं दोनों बात करूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे भी और रेजोनेंस के बेस पे भी। देखिए, जब मैं किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन कराता हूं तो ये बॉन्ड यहां आता है, ये आगे चला जाता है। तो ध्यान से समझना बच्चों कि जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन गया। सिमिलर केस आपके साथ रेजोनेंस में देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, मैं लिख के समझा दूं तो अच्छा रहे। ड्यू टू रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस स्लैश हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है। डबल जब सिंगल में जा रहा है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं बोलूंगा बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस। और जब सिंगल डबल में जा रहा है तो सिंगल बॉन्ड की कम हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि जब यहां पे रेजोनेंस हुआ तो सिंगल बॉन्ड तो बन गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। तो मैं बात करूं डबल बॉन्ड गया सिंगल में तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गई, और सिंगल गया डबल में तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट है, ये दो बॉन्ड मैंने ले लिए, एक ये, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। तो क्या डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों डबल बॉन्ड में। यदि मैं देखूं तो जो बी वाला डबल बॉन्ड है इसके पास 4 अल्फा एच है, इसके पास 10 अल्फा एच है। मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है डबल बॉन्ड, तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा डबल बॉन्ड जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो मेरा जो आंसर आएगा ए ग्रेटर देन बी। एक और एग्जांपल से समझिए, ध्यान से समझना बच्चों। आपको कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ।
जो गिवन मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं उसमें जो बॉन्ड है वो कैसा है, पहले वो देखना पड़ेगा। अंडर ऑब्जर्वेशन जो बॉन्ड है वो कैसा है, आपको कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे इस मॉलिक्यूल में आप मुझे बताएं कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो गिवन मॉलिक्यूल में कैसा है। सब में जी सिंगल बॉन्ड है, तो जी क्या हो रहा है, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढना पड़ेगा। तो जो पहला मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस हो नहीं सकता, दूसरे में रेजोनेंस है और तीसरे में और ज्यादा रेजोनेंस है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना सिंगल बॉन्ड चला जाएगा डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। एक और समझिए, ये है इस बार जो मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है जो मुझे कंपेयर करना है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। जो अंडर ऑब्जर्वेशन मेरा बॉन्ड है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो फिर से वही एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ रहा है और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यदि बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यदि बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस। तो इस बार आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। तो बच्चों मुझे ये देखना होगा कि जो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन बॉन्ड है वो कैसा है, वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बच्चों इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। अब ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये वाला सिंगल बॉन्ड हो जाए और ये वाला डबल बॉन्ड हो जाए। और बच्चों ये, तो फिर ये ए है और ये बी है और ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी, मतलब वो बराबर बराबर मात्रा में उनका एग्जिस्टेंस होगा। अब बराबर बराबर मात्रा में इंसिडेंस होगा तो जितनी देर यहां पे डबल बॉन्ड होगा उतनी देर यहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस यदि है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, ए बराबर बी। एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3 CH2 CH2 CH3। आपको कंपेयर करना है C1 C2 बॉन्ड लेंथ। C1 C2 IUPAC वाला ही C1 C2 है, ऐसे 1 2 3 4 दे दीजिए आप। भाई पहले वाले में तो रेजोनेंस हो रहा है तो इस बॉन्ड में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये वाला सिंगल बॉन्ड है, या मैं कह दूं कि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहां रेजोनेंस है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये मोर इफेक्टिव है। तो ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आएगा वो रेजोनेंस के केस में आएगा और ये सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1। क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है तो ज्यादा अच्छे से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो ये बच्चों हमने देखा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। तो आज की क्लास में हमने छोटे छोटे से 3 टॉपिक सीखे बच्चों।
heat of hydrogenation, heat of combustion, and bond length comparison based on hyperconjugation and resonance effects. आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और यदि बच्चों आपको समझ में आ रहा है और इन वीडियो से फायदा मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें एक पुश मिले और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं और आपकी नीट और जेईई की जर्नी को स्मूथ बनाता रहूं। तो आज इतना ही करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।